हाँ, नमस्कार साथियों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर हम कंपेरिट कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और आज से काफ़ी अगले दिनों तक जो हमारी डिस्कशन का जो विषय रहने वाला है वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर ही हम चर्चा करने वाले हैं। और जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि यूजीसी नेट सेट जेआरएफ और पीजीटी कॉलेज कैडर का हमारा जो भी एग्ज़ाम रहता है उस एग्ज़ाम्स के अंदर आपका कंपेरेटिव जो पॉलिटिक्स है वो एक महत्वपूर्ण चैप्टर या महत्वपूर्ण पार्ट उसके अंदर रहता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इतना ही नहीं, यूजीसी नेट सेट के अंदर ही नहीं, बल्कि बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स जो सिविल एस्पिरेंट्स हैं, जो अपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट की, तो यदि वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट और पॉलिटिकल साइंस को हुए ऑप्शनल के रूप में विषय का चयन करते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर हमारी लंबी चर्चा परिचर्चा चलेंगी, लंबा डिबेट डिस्कशन चलेगा। तो आज की चर्चा के अंदर हम इसकी इंट्रोडक्शन में बांधने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस जो टॉपिक का चर्चा का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसको हम नाम देते हैं अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने की बहुत सी अलग अलग पद्धतियाँ या अलग अलग मेथड रहे हैं। यदि तुलनात्मक राजनीति की हम बात करें या उसके अर्थ या उपागम या उसको समझने की कोशिश करें, जो तुलनात्मक राजनीति का जो आधार है वो अरस्तु के विचारों के अंदर ही पाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जो अरस्तु है राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में हम इनको जानते हैं। और अरस्तु जो प्राचीन एथेंस के अंदर जन्म हुआ था, और अरस्तु को राजनीति पिता के रूप में हम क्यों जानते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये कि एक तो उन्होंने राजनीति विज्ञान या राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन किया था। ऐसा माना जाता है या ऐसा है कि एरिस्टोटल ने अपने समय के 158 देशों के संविधानों का क्या है अध्ययन किया था, और अध्ययन करके उनको कंपैरेटिवली स्टडी किया था, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे 158 देशों के संविधानों के अध्ययन के बाद कि कौन सी जो शासन प्रणाली है वह शासन प्रणाली उचित है। अरस्तु ने अपने समय की 6 तरह की शासन प्रणालियों का जिक्र किया है, जिसके अंदर वह राजतंत्र की बात कर रहे हैं, निरंकुश तंत्र की बात कर रहे हैं, कुलीन तंत्र की बात कर रहे हैं, गुट तंत्र की बात कर रहे हैं, राजव्यवस्था तथा लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और एरिस्टोटल या अरस्तु इन सभी शासन प्रणालियों के बीच क्या है तुलना करके ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो राजतंत्रीय शासन प्रणाली है वो क्या है सर्वश्रेष्ठ है, और व्यवहारिकता के अंदर पॉलिटी क्या बहुत सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा एरिस्टोटल हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मोंटेस्क्यू है जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट दिया, और मोंटेस्क्यू ने भी विभिन्न प्रकार की जो शासन प्रणाली है उनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया। और मोंटेस्क्यू का जो मुख्य रूप से एम्फेसाइज रहा, उनका जो जोर रहा वह क्या है उन्होंने भौगोलिक कारकों के आधार पे, जो भौगोलिक कारकों के बीच क्या उन्होंने तुलना करने की कोशिश की। और मोंटेस्क्यू की एक जो महत्वपूर्ण रचना थी जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर जो मोंटेस्क्यू इस अध्ययन पर पहुंचे, और उसके बाद जो डी टॉकविले थे, डी टॉकविले ने भी ये हमें दिखाने का जो प्रयास किया था कि अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों के अंदर क्या है स्वतंत्रता उपलब्ध है अथवा स्वतंत्रता के लिए चुनौती उत्पन्न हो रही। इस बात का डी टॉकविले के द्वारा भी तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया गया था। यदि परंपरागत उपागम के विकास का दूसरे चरण की हम बात करें, तो परंपरागत उपागम के विकास के दूसरे चरण के अंदर बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन स्कॉलर्स ने तुलनात्मक राजनीति के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, और उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से, अपनी बुक्स के माध्यम से पूरी दुनिया के ऊपर एक अलग तरह का उनका जो इम्प्रेशन हुए रहा है, जिसके अंदर जेम्स ब्राइस का नाम आता है। जेम्स ब्राइस की 1921 के अंदर एक बुक पब्लिश होती है जिस बुक का नाम था मॉडर्न डेमोक्रेसीज। और सेकंड हरमन फाइनर की बात हो, उनकी 1959 के अंदर एक महत्वपूर्ण बुक पब्लिश होती है जिस बुक का नाम था थ्योरी एंड पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। कार्ल जे फेडरिक हो, उनकी बुक 1968 के अंदर पब्लिश होती है जिस बुक का नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड
डेमोक्रेसी। रॉबर्ट मिशेल्स की बात हो, जिन्होंने एलिट थ्योरी की बात की थी, 1911 के अंदर उनकी एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम था पॉलिटिकल पार्टीज। और मोरिस डुवर्जन की बात हो, मोरिस डुवर्जन ने भी उनकी जो बुक है 1954 के अंदर पब्लिश होती है, उस बुक का नाम था पॉलिटिकल पार्टीज, दियर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट। ये जो स्कॉलर्स है जिनका तुलनात्मक राजनीति के अंदर जो सेकेंड या परंपरागत राजनीति का जो दूसरा चरण रहा उसके अंदर उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यदि हम 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों के अंदर क्या है, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के जब चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 के बीच चलता है और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चलता है। तो इन सभी विद्वानों के द्वारा जो विभिन्न पश्चिमी देशों की शासन प्रणालियों की इन्होंने तुलना करने का प्रयास किया और इन विद्वानों ने इन देशों के संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन के आधार पर क्या है, शासन के बीच तुलना करने का इन्होंने प्रयास किया। तुलनात्मक राजनीति के विकास के इस चरण में उन्होंने क्या है, सरकार और संविधान की तुलना की और इसलिए इस उपागम को क्या है, परंपरागत अथवा संस्थागत वैधानिक उपागम के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान जो ये स्कॉलर्स रहे, इन स्कॉलर्स ने जो तुलना करने का प्रयास है, एक तो संविधान का किया और दूसरा उन्होंने सरकार का अध्ययन किया या सरकार की संस्थाओं का अध्ययन किया। यदि विद्वानों ने संविधान का अध्ययन किया और सरकार की संस्थाओं का अध्ययन किया तो ऐसे विद्वानों को परंपरागत विद्वान कहा गया या संस्थागत वैधानिक उपागम के नाम से भी इसका जिक्र किया गया। परंपरागत उपागम की बात हो तो परंपरागत उपागम के अंदर औपचारिक व वैधानिक संस्थागत की बात आती है और इसके अंदर औपचारिक और वैधानिक उपागम के अंदर क्या है, संविधानों का या सरकारों तथा उसकी संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था और विभिन्न देशों के जो शासन प्रणालियों के साथ साथ संविधान के अध्ययन के माध्यम के आधार पर क्या है, विभिन्न प्रकार की जो नियमितताओं की क्या जांच करने का प्रयास किया जाता था और उसके सैद्धांतिककरण का भी प्रयास किया गया परंपरागत के अंदर। और तुलनात्मक राजनीति के अंदर जिन विद्वानों ने इस औपचारिक या वैधानिक उपागम के अध्ययन के रूप में इसको प्रयुक्त करने का प्रयास किया है, उनके अंदर विल्सन है, डाइसी जैसे जो विद्वान हैं महत्वपूर्ण रहे हैं। और समकालीन विचारकों की बात करें तो इसके अंदर कार्टर, जॉन हर्ज और न्यूमन जैसे लोगों के जो नाम है वे महत्वपूर्ण है या अपने आप में उल्लेखनीय रहे। इसके साथ साथ 19वीं सदी को हम क्या है, संविधान के युग, संविधान का युग या संविधान की सदी के रूप में भी जानते हैं, जिसके अंदर क्या है, नए नए राज्यों का निर्माण हुआ और जब नए नए राज्यों का निर्माण हुआ उन राज्यों की शासन प्रशासन को संचालित करने के लिए और उस देश का जो शासन है कानून के तहत संचालित हो, इसके लिए संविधान की जरूरत पड़ी। इसलिए 19वीं शताब्दी को क्या है, संविधान की शताब्दी के नाम से भी इसको जानते हैं। परंपरागत उपागम के भी अपनी बहुत सारी त्रुटियां रही। उसके अंदर क्या है, ये जो औपचारिक जो वैधानिक उपागम की अनेक आधारों पे इसकी क्या है, आलोचना करने का कुछ एक स्कॉलर्स के द्वारा की गई। इन आलोचकों का ये मानना था कि तुलनात्मक राजनीति के इस उपागम के अंदर क्या है, संविधान व संस्थाओं के अध्ययन पर क्या इन्होंने बल दिया गया था, जबकि सामाजिक आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों की क्या इनके द्वारा उपेक्षा की गई। इन विद्वानों ने क्या किया कि सामाजिक एवं जो आर्थिक या मनोवैज्ञानिक जो कारक थे उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि संविधान और संविधान की जो संस्थाएं है उसको ही अपने तुलना करने का जरिया माना। जैसे हम ब्रिटेन के अंदर क्या देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप से वहाँ पे संसद सर्वोच्च है, परंतु वास्तव के अंदर वहाँ पे ऐसा नहीं है। इसलिए जब वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम स्टडी करने का काम कर रहे हैं तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे जो अप्रोचेज है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। ऐतिहासिक उपागम की हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करें तो तुलनात्मक राजनीति के जो ऐतिहासिक उपागम के समर्थकों के अंदर जिन विद्वानों का नाम लिया जाता है या जिन विद्वानों के द्वारा क्या है हिस्टोरिकल अप्रोच का प्रयोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर किया, उसके अंदर अरस्तु, मोंटेस्क्यू, हिगल, कार्ल मार्क्स, हेनरी मेन, जैक्स तथा मैकाइबर के नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हिगल के द्वारा राज्य के संबंध में उनके जो विचार है वे
विकास का ऐतिहासिक रूप से उन्होंने उल्लेख करने का काम किया है। और ईगल ने एशियाई राज्यों तथा पश्चिमी राज्यों के मध्य क्या उन्होंने अंतर हीगल के द्वारा किया गया था। उन्होंने जर्मनी राष्ट्र को क्या है सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कहा था। और ऐतिहासिक उपागम के जो समर्थक है वे राजनीतिक संस्थाओं के विकास पर क्या है बहुत अधिक बल देते हैं। सेवाइन का ये मानना रहा है, सेवाइन राजनीतिक विज्ञान के एक बहुत बड़े स्कॉलर्स रहे हैं और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए क्या है इतिहास के अध्ययन को सेवाइन के द्वारा क्या है बहुत अनिवार्य या अपरिहार्य माना गया। इसकी भी कुछ एक त्रुटियां रही है, इसकी डिमेरिट्स रही है। ऐतिहासिक उपागम के संबंध के आधार पे सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि इसे विभिन्न प्रकार के या विभिन्न रूपों में इसको व्याख्या करने का इसका काम किया गया है। आलोचकों का ये मानना रहा है कि इन्होंने अतीत पर बहुत अधिक बल दे के क्या है वर्तमान को ठीक प्रकार से इन्होंने समझा नहीं है, कि इन्होंने बहुत अधिक जो ध्यान है वे इतिहास पे दिया है, अतीत पे दिया, जिस कारण क्या हुआ है वर्तमान संदर्भ का क्या ठीक रूप से जायजा नहीं ले पाए। यदि अब हम क्षेत्र उपागम की बात करें तो मैक्रेडिस के अनुसार मैक्रेडिस ये कह रहा है कि जिन क्षेत्रों में विभिन्न देशों के मध्य की संस्कृतियों में समानता विद्यमान होती है वहाँ राजनीतिक संस्थाओं की जो तुलना करना क्या बहुत आसान है। और क्षेत्र उपागम के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो अत्यधिक जो लोकप्रिय तुलनात्मक राजनीति का जो विषय रहा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक जो कोल्ड वॉर का जो दौर चला, जिसके कारण क्या है जो पूरी दुनिया में बाइपोलर सिस्टम के तहत बढ़ चुकी थी। एक तरफ सोवियत संघ था, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका थी। और ये जो महाशक्तियाँ थी इनका जो कोल्ड वॉर था, जो शीत युद्ध था, वह वैचारिक युद्ध था, वह मस्तिष्क का युद्ध था। और समय समय पर ये दोनों जो महाशक्तियाँ थी अपने हथियारों का प्रदर्शन करते और अपनी सैनिक क्षमता का प्रदर्शन करते, जिसके कारण क्या है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के ऐसे बहुत सारे देश जो लंबे समय तक उपनिवेशवाद का शिकार रहे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए, जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से भी हम जानते हैं, उनके मन में एक नए तरह की शंका या डर सदैव रहता था। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब मैं कोल्ड वॉर की बात कर रहा तो पूरी दुनिया क्या बाइपोलर सिस्टम के तहत बढ़ चुकी थी। एक तरफ सोवियत संघ था, दूसरी तरफ अमेरिका था। और जो बाइपोलर सिस्टम ये 1991 तक कायम रहता जब तक शीत युद्ध समाप्त नहीं होता है। शीत युद्ध के समाप्त होने का बहुत बड़ा कारण ये रहा कि 31 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया, कि उसके पीछे बहुत सारे रीजन रहे, उसके भी ऊपर कभी हम फिर चर्चा कर लेंगे। और 1991 1992 की जो दुनिया है यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ी और 2014 से 2014 से लेके क्या है जब रशिया के द्वारा क्या है यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया और रशिया को G8 से बाहर निकाला गया, उसके बाद की जो दुनिया है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रही है। क्योंकि इन दोनों महाशक्तियों ने अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश की थी, जिसके अंदर क्या है जो ये विद्वान हैं ये भी यूएसए और यूएसएसआर की तरफ ये भी क्या है अपनी अपनी शासन प्रशासन को या अपनी अपनी व्यवस्थाओं को क्या उत्तम समझने लगी। जैसे डेविस ने क्या है लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों का अध्ययन किया था और मैकिन ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों का अध्ययन किया और एडरसन ने क्या है यूरोपीय क्षेत्र का अध्ययन किया गया था, जबकि हरारी ने क्या है मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया का अध्ययन किया था। इसके बीच भी कुछ एक त्रुटियां रही, कमियां कह रही है। आलोचकों का यह मानना रहा है कि ऐतिहासिक या भौगोलिक क्षेत्र में या भौगोलिक जो निकटता देशों के मध्य या राजनीतिक व्यवस्था के मध्य समान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या नृजातीय समानता स्थापित नहीं होती। यदि समस्या समाधान उपागम की हम बात करें तो समस्या समाधान उपागम के अंदर क्या है तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम में अनेक समस्याओं को क्या है इसके अंदर उठाने का प्रयास किया गया और उनके अंतर संबंध के अंतर पर क्या है बल दिया गया। जैसे लोकतंत्र और आर्थिक नियोजन के मध्य संबंध की समस्या की क्या इन्होंने जांच करना रहा है। संघीय व्यवस्था और द्विसदनात्मक विधायिका की जांच करना ये उनका मुख्य उद्देश्य रहा है।
और समस्या समाधान की बात करें तो समस्या समाधान उपागम के अंदर औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर क्या है, बहुत अधिक इस पे बल दिया गया था। और इन संस्थाओं के अंदर क्या है, अध्ययन के द्वारा सुधार एवं पुनर्गठन का भी समर्थन किया गया। जैसे इंग्लैंड के अंदर लॉर्ड सभा के अंदर क्या है, सुधार की अनुशंसा की गई थी कि इंग्लैंड का जो लॉर्ड सभा जो वहाँ का अपर हाउस है उसके अंदर सुधार किया जाना चाहिए तथा प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का क्या सुझाव दिया गया था। इसके पीछे भी कुछ एक कमियां रही थी, जैसे व्यवहारिक सामाजिक व आर्थिक परिप्रेक्ष्यों को यदि हम देखे बिना क्या है, यदि संस्थागत समस्याओं को ठीक तरह से समझा नहीं जा सकता है। यदि प्रकार्यात्मक उपागम की हम बात करें, फंक्शनल अप्रोचेज की हम बात करें या संस्थात्मक इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेज की बात करें, ये एक ही शब्द है। तो तुलनात्मक राजनीति के इस उपागम में संस्थाओं एवं उनके द्वारा जो संपादित प्रक्रियाओं के अध्ययन पर क्या बल दिया गया है। यहाँ जो संस्था का अभिप्राय ये है कि व्यवहार के द्वारा स्थापित एक रूपता है, जबकि जो कार्य का जो तात्पर्य है वह संस्थाओं के द्वारा संपादित कार्य करना है। और तुलनात्मक राजनीति का जो ये उपागम है 1930 के दशक से क्या है, ये बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ है, जिसके अध्ययन के अंदर हार्मन फाइनर, कॉल फेडरिक, मॉरिस डुवर्जर और केसी वियर के नाम क्या है, प्रमुखता के साथ इनके नाम लिए जाते हैं। तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत उपागम या मूलतः अपने आप में क्या है, वर्णनात्मक है और व्याख्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक नहीं। इसमें ना किसी परिकल्पना का निर्माण किया गया है और ना ही उसे प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया है। और परंपरागत उपागम की अपनी कमियां रही है, जिसके जो मैक्रेडिस ने अपनी जो उनकी महत्वपूर्ण रचना रही है दी स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1968 के अंदर ये बुक्स पब्लिश होती है। इसमें परंपरागत उपागम की मैक्रेडिस के द्वारा इसकी खामियों को उजागर करने का काम किया गया है। फर्स्ट के अंदर उन्होंने ये कहा कि तुलनात्मक राजनीति के जो परंपरागत उपागम के अंदर जो मूलता क्या है, पश्चिमी राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर क्या है, मूल बल दिया गया है। और इस अध्ययन में पश्चिमी समाजों की ही सांस्कृतिक व्यवस्था को क्या है, स्वीकार करने का काम किया गया है और गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को क्या त्रुटिपूर्ण माना गया है। इन्होंने विकासशील देशों के समाजों पर या एशियाई समाजों की सांस्कृतिक विशिष्टता को पूर्णतः उपेक्षित किया है और ये केवल क्या है, नाम मात्र का ही उपागम रहा है। सेकंड, तुलनात्मक राजनीति का जो उपागम है वह क्या है, मूलतः अपने आप में औपचारिक है, जिसमें सरकार की जो औपचारिक संस्थाओं के विश्लेषण पर मूल बल दिया गया है और गैर राजनीतिक कारकों सामाजिक एवं आर्थिक की उपेक्षा की गई है। और तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत जो उपागम है वह व्यवस्थित और वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या है, इसके अंदर उपेक्षित किया गया है। परंपरागत अध्ययन की कमियों को दूर करने के लिए क्या है, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम का क्या निर्माण किया गया है, जिसके अंदर राज्य एवं सरकार के बीच तुलना करने के बजाय क्या है, राजनीतिक दलों के बीच क्या है, तुलना पर क्या बहुत अधिक बल दिया गया है और राजनीतिक प्रक्रिया की क्या है, व्यवहारिक कार्य को तुलना के रूप में इसमें प्रमुख बल दिया गया है। हालांकि आज की चर्चा के अंदर हमने तुलनात्मक राजनीति के कुछ एक हिस्टोरिकल अप्रोचेज को या इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेज को स्टडी करने का कोशिश किया कि ऐतिहासिक के अंदर जो इसके अंदर हीगल था, हमारा एरिस्टोटल था, कार्ल मार्क्स था, ये जो विद्वान थे, जब इन्होंने अपने समय की राजनीति का अध्ययन किया तो इन्होंने संविधान और संविधान की जो अलग अलग संस्था हैं उस पर इन्होंने बहुत अधिक बल दिया। इसकी अपनी खामियां रही, अपनी खामियां भी रही और कुछ एक इसके मेरिट्स, कुछ एक इसकी डिमेरिट्स रही। अगली जो चर्चा है और तुलनात्मक राजनीति का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से आगे बढ़ा, वो हम नेक्स्ट चर्चा के अंदर इसको डिस्क्राइब करने वाले। तो आज की इस चर्चा के अंदर सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।